तो डाइजेशन का अगर हम डेफिनेशन लें तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ, या कह दे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल into simple absorbable molecule। मैंने यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल वर्ड नहीं यूज करा है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू माइक्रोमोलिक्यूल, नहीं, मैंने ये कहा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल, यानी कि वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल से ब्रेक होते हैं जिनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज हो जाता है। तो हम अगर माइक्रोमोलिक्यूल यूज करते हैं तो फिर वो उसकी डेफिनेशन वास्ट चली जाती है। तो ये हो जाता है बच्चा डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है वो हम दो टाइप को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप। द डाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। One is called as intracellular digestion. One is called as intracellular digestion, and second is called as extracellular digestion. Now, intracellular digestion, intra, कहीं पे भी वर्ड इस तरह से इंट्रा आता है इसका मतलब होता है विदिन, और cellular means cell. So when the digestion occur inside the cell, किसी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर जाके अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसको कहा जाएगा इंट्रासेल्युलर। एग्जाम्पल, आप लोगों ने लोअर क्लासेस, लोअर मीन्स 10th क्लास में आपने पढ़ा था अमीबा, कि हाउ द अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। सबसे पहले जहां पे भी फूड होता है उसके दोनों तरफ अमीबा अपने सूडोपोडिया इंक्रीज करता है, ये सूडोपोडिया इस तरह से, और अल्टीमेटली ये एक क्या बना देता है, फूड वैक्यूल बना देता है। ये क्या बना देता है, फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस इसमें एंटर कर जाते हैं, और डाइजेशन होने के बाद इसमें वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कहने का मीनिंग है यहाँ पे डाइजेशन चल रहा है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। That's why it is considered as intracellular digestion. तो intracellular digestion किस में होता है बच्चा? तो intracellular digestion सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्शन है बच्चा, यीस्ट। यीस्ट जो होती है वो सिंपल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, तो यीस्ट यूनिसेल्युलर होते हुए भी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन शो नहीं करती, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंट्रासेल्युलर डाइजेशन शो करते हैं। इसके अलावा लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिजम्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो उसमें पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, और जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स आते हैं, फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स, याद रखना मैंने सभी प्लेटीहेल्मिन्थ्स नहीं कहा है, फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं दे शो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये हो गया बच्चा। सेकेंड आता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, व्हेन द डाइजेशन अकर आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे डाइजेशन अकर आउटसाइड द सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। तो सेल के बाहर कैसे हो रहा है, तो जैसे देखो बेटा हम लोगों का स्टमक है, हाँ विनीत, यू वांट टू से समथिंग बेटा? ओके, तो अगर ये एक स्टमक है, स्टमक की सेल जो वॉल है इट इज लाइंड बाय द सेल, सेल से लाइंड है, यहाँ से भी इट इज लाइंड बाय द सेल्स। वो एनाटॉमी में हम सारा करेंगे कि क्या क्या पोर्शन है।
अब ये वाला जो कैविटी है, ये कैविटी सेल्स के बाहर है, तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डाइजेशन व्हिच अकर इन द एलिमेंट्री कैनाल, किसी भी एनिमल के पास अगर एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए नीट में और पूछा जाए कि इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है या इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, तो अगर आपको ये पता है कि उसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सीधा सीधा आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अगर आपको ये पता है कि इसमें तो एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, है ना, या इसके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, तो सीधा सीधा लिखो कि ये इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो ये हो जाता है बच्चा टू टाइप का डाइजेशन, दैट इज द इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर digestion. Okay, now we come on to the next, that is digestion in the human being. हाँ बच्चा, तो जब हमको डाइजेशन करना है, एक मिनट बच्चा, मैम आपने म्यूट कर दिया। हाँ, तो मैं आपको ये बताया था जब हम ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। तो इन द यस्टरडे क्लास आई टोल्ड यू द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों का बना हुआ है, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ में ग्लैंड्स। तो आज हम जो करेंगे बच्चा, वो पहले करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, बाद में हम लोग करेंगे ग्लैंड्स। तो सबसे फर्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पहली चीज तो ये कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ऑफ वेरिंग डायमीटर, वेरिंग डायमीटर, यानी इनका डायमीटर अलग अलग है। किसका डायमीटर अलग है? एक ट्यूब है, लेकिन उस ट्यूब की, पूरी ट्यूब की कहीं पे डायमीटर ज्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ये इसोफेगस हो गया, इसका डायमीटर ये है, फिर स्टमक हो गया, इसका डायमीटर ये हो गया बच्चा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, उसका डायमीटर और छोटा हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है, उसका डायमीटर अलग हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ वेरिंग डायमीटर, यानी अलग अलग डायमीटर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पहली चीज। और विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स, है ना, दोनों एंड से ओपन है, यानी एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर आता है। ओके, अब हम लेते हैं व्हाट आर द पार्ट्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो सबसे फर्स्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं माउथ, फर्स्ट पार्ट इज द माउथ, सेकंड इज बक्कल कैविटी, third is pharynx, fourth is esophagus, fifth is stomach, sixth small intestine, seventh large intestine, last eighth part is anus. ओके, तो ये हम लोगों के पार्ट्स हो गए किसके बच्चा? एलिमेंट्री कैनाल। देयर इज वन ओपनिंग कॉल्ड एज माउथ एंड देयर इज अनदर ओपनिंग called as anus. Mouth is responsible for the ingestion of the food. Anus is responsible for the egestion of the food. Oh, sorry, egestion of the undigested waste. Okay, बच्चा, अब हम start करेंगे from the first part, that is from the mouth. ठीक है,
अब छोटे क्लासेस में हम लोग जब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो हम कहते हैं कि माउथ, तो बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि जिसमें हम खाना खाते हैं अंदर कैविटी जो है उसको माउथ कहते हैं, लेकिन नहीं बेटा। 11th क्लास में या हायर क्लासेस में अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी माउथ इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग। माउथ क्या है बेटा? एक स्लिट लाइक। स्लिट मतलब कि एक कट, केवल एक कट जैसी ओपनिंग है। तो दिस इज अ माउथ which is protected by upper lip as well as the lower lip. So it is a slit like opening guarded by upper and lower lip. बस माउथ का इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। माउथ एक स्लिट के जैसी ओपनिंग है जो गार्ड हो रही है अपर लिप से और लोअर लिप से, दैट्स ऑल। उसके बाद में सेकंड आता है दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के लिए हम कहेंगे द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, यानी कि जो माउथ है वो एंटर करता है बकल कैविटी में। ठीक है, माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। तो अब बकल कैविटी इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो हमको बकल कैविटी का स्ट्रक्चर करना है, बट इसके अंदर इसमें डिटेल भी करना है बिकॉज इन बकल कैविटी वेरियस अदर थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो मैं बकल कैविटी का अगर स्ट्रक्चर देते हैं तो उसके लिए आई जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम। ये हमारा जो ओपनिंग हुई ये माउथ हो गया बच्चा, दिस इज ओके। माउथ किस में ओपन हो रहा है? बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी में क्या है बच्चा? तो ये बकल कैविटी में यहाँ पे ऊपर एक रूफ होती है। बकल कैविटी में हमारे एक रूफ है, इस तरह से रूफ है। इस रूफ को कहा जाता है पैलेट या फिर कह देते हैं अपर पैलेट। ठीक है, ये रूफ हो गया। नीचे जो होती है दैट इज ऑल्सो अ पैलेट जिसको कहा जाता है लोअर पैलेट। इधर एक मस्क्यूलर टंग प्रेजेंट होती है बच्चा जो एट द बैक ऑफ द पैलेट अटैच होती है। तो दिस टोटल और इसके अंदर यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है ना, तो ये एक बकल कैविटी है। तो बकल कैविटी इज अ ओपनिंग जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ एज वेल एज द टंग। ठीक है, उसकी रूफ को क्या कहा जाता है? पैलेट। पहले हम लोग पैलेट का ही स्ट्रक्चर, हाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स वो अलग पार्ट आएगा, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इन द बकल कैविटी। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो बकल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है, वो बकल कैविटी में ओपन होती है। तो सबसे पहले पैलेट, अपर पैलेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो अपर पैलेट का पार्ट है बच्चा, ये आगे वाला इतना हाफ रीजन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो याद रखने में ज्यादा इजी रहेगा साइमल्टेनियसली। आगे वाला हार्ड पैलेट का होता है बच्चा विच इज मेड अप ऑफ बोन। ये कैसा बना होता है? बोन का। ठीक है, ये पीछे वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। नेचुरली सॉफ्ट पैलेट है, किसका बना होगा? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होगा। अब बात आती है कि ये जो हार्ड पैलेट है इस बोन का क्या नाम है? तो एक्चुअली हमारी जो फेशियल बोन होती है ना, वो बोन होती है एक पैलेटाइन। जब हम बोन का स्ट्रक्चर, स्कल का स्ट्रक्चर करेंगे तब सारी बोन्स करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक होती है पैलेटाइन। तो एक्चुअली ये हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ
is a part of palatine bone. ओके, अब इसका काम क्या है? पहला चीज तो भाई बकल कैविटी के रूफ बना रहा है, ठीक है जी। क्यों क्यों रूफ बना रहा है? नहीं बनाता तो क्या होता बच्चा, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी। भाई नोज की ओपनिंग हुई, नोस्ट्रिल किस पे लीड करेगी? नेजल कैविटी में। तो फिर तो नेजल कैविटी और बकल कैविटी दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए नेजल कैविटी को बकल कैविटी से सेपरेट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? पैलेट। अब आता है व्हाट इज द फंक्शन। पहला चीज तो सेपरेट कर दिया बकल कैविटी को नेजल कैविटी से। दूसरा फंक्शन, जब हम फूड खाते हैं बच्चा, तो फूड को मैस्टिकेशन के लिए ये हेल्प करता है, क्योंकि इसमें पैलेट के अंदर रफ सरफेस होते हैं। अगर आप अपने टंग को पैलेट पे ले जाके देखो, टच करो ऐसे, तो आपको थोड़े वो रफ सरफेस दिखाई देते। तो जो रफ सरफेस होता है पैलेट पर, इस तरह से रफ सरफेस प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है रियुगे। क्या कहलाते हैं? रियुगेस। तो ये रियुगे जो होते हैं दैट हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। हेल्प, मैंने ये नहीं कहा कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब होता है फूड को चबाना। ये फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, यानी खुद नहीं चबाते, फूड को बोलस गोलियों में कन्वर्ट करते हैं, जिससे दांतों के बीच में जाए और हम फूड को च्यू कर सके। तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ द पैलेट। क्लियर है बच्चा यहाँ तक, पैलेट तक? कि पैलेट जो होता है वो बकल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। ओके, हार्ड पैलेट, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट। अब एक और चीज, सॉफ्ट पैलेट के जो सबसे लास्ट में आप देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा, अगर अपने मुंह को मिरर के आगे खोल के देखते हो तो पीछे एक पिंक कलर का मस्क्यूलर लोब्यूल लाइक, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर लटका हुआ रहता है। हम सिंपल लैंग्वेज में तो हरियाणा में तो उसको कौवा या तातुआ कुछ इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो वो एक्चुअली जो लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है यूव्यूला। UVULA, यूव्यूला। ये यूव्यूला क्या करता है? जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं ना बेटा, जब हम फूड को निगलते हैं तो फूड नेजल कैविटी में ना चला जाए, फूड वापस नेजल कैविटी में ना चला जाए, तो ये यूव्यूला उस नेजल कैविटी को बंद कर देता है। जैसे अपन ने, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो आपकी विंड पाइप होती है उसके ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। तो वो एपिग्लॉटिस जब फूड को स्वॉलो करते हैं तो वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे फूड विंड पाइप में ना जाए। तो ऐसे ही ये नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देता है, जिससे फूड नेजल कैविटी में ना जाए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूव्यूला? यूव्यूला ब्लॉक द नेजल कैविटी ड्यूरिंग स्वॉल्विंग ऑफ फूड, जब फूड को हम स्वॉलो कर रहे हैं यानी निगल रहे हैं। ओके जी। अब बकल कैविटी में दूसरी चीज बात करते हैं। तो आप लोग बेटा सभी बच्चे अपनी टंग को देखो, अगर घुमा के देखते हैं इस तरह से, मैं ठीक है, यानी मेरे लिप्स और गम्स के बीच में स्पेस है, मेरे चीक्स और गम्स के बीच में स्पेस है ना बच्चा? सारे स्पेस है। व्हाट आर दीज स्पेस आर कॉल्ड? तो द स्पेस बिटवीन gums and cheeks as well as gums and lips, गम्स और लिप्स और गम्स और चीक्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को कहा जाता है वेस्टिब्यूल। VESITUBULE, वेस्टिब्यूल। ठीक है। अब अपनी टंग को जरा अपर लिप के इधर मिडिल में लाके देखो,
यहाँ पे ऐसे। तो अगर आप यहाँ पे लाते हो तो आपको इधर, जैसे ये मैं अपर लिप बना रही हूँ, सपोज ये अपर लिप है और ये इधर वाला पोर्शन टीथ है, तो यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। दिखाई मतलब कि फील होता है या नहीं हुआ? अंदर यस मैम। हुआ। Yes. ठीक है। हाँ, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर एक तो यहाँ प्रेजेंट होता है, एक जब अपन अपनी टंग को अप करते हैं, मैं टंग को अप करती हूँ इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करके, होते हैं, इन्हें कहा जाता है फ्रेन्यूलम, FRENULUM, फ्रेन्यूलम। तो फ्रेन्यूलम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अटैचेस द अपर लिप टू द गम्स, अपर लिप के एक पोर्शन को गम से अटैच कर रहा है, और टंग को बेटा लोअर पैलेट से, है ना, टंग को लोअर पैलेट से अटैच कर रहा है, उसको कहा जाता है फ्रेन्यूलम। अब एक्चुअली ये फ्रेन्यूलम का क्या फंक्शन है, वो इसकी शेप को मेंटेन करता है, जिससे अपर लिप जो है वो कहीं अपनी शेप नहीं चेंज करे, और टंग की भी अपनी लोकेशन रहे। ऐसा अगर ये नहीं होता तो हम टंग को लंबी तक निकाल सकते थे, तो वो हम ऐसा नहीं निकाल सकते, या पीछे तक चली जाती टंग, अंदर चली जाती, स्वॉलो करते फूड के साथ साथ इसोफेगस में चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं जा सकती बिकॉज द फ्रेन्यूलम इज देयर। इवन आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे, और यूजुअली बच्चे तोतले होते हैं, जो बच्चा तोतला होता है ना बेटा, वो ऐसे सब वर्ड्स के लिए तोतला नहीं होता, किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए तोतला होता है। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये जो फ्रेन्यूलम, कई बच्चों का फ्रेन्यूलम जो होता है यानी कि वो थिक होता है, थिक होता है यानी टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर, फ्लोर से ज्यादा अटैच रहती है, तो टंग की मूवमेंट कम हो पाती है, और जब टंग की मूवमेंट कम हो पाती है ना, तो उसकी वजह से, क्योंकि टंग जो है ना, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, हम जो बोल रहे हैं वो टंग की वजह से बोल रहे हैं बच्चा। देखो आप लोगों ने 10th क्लास में ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लेकिन हिंदी पढ़ी होगी, उसमें हिंदी में जहां तक मुझे नॉलेज है, जो अलग अलग हिंदी के वर्णमाला होती है, तो उसमें होता है, एक होता है कवर्ग, क ख ग घ ण, फिर होता है टवर्ग, चवर्ग, चवर्ग च छ ज झ ण, फिर टवर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर तवर्ग त थ द ध न। इनको ये अलग अलग वर्णमाला के अलग अलग पॉइंट्स में क्यों करा गया है? कवर्ग यानी कि आप क ख ग घ ण, ये सारे जब बोल रहे हो तो टंग की बिल्कुल सेम पोजीशन जा रही है। आप जब तवर्ग वाले बोलोगे ना, त थ द ध न, तो हर बार आपकी टंग यहाँ अपर पैलेट को टच करेगी। बोल के देखो, त में भी अपर पैलेट को टच कर रही है, थ द ध न, तो ये इस तरह से। तो कोई एक पर्टिकुलर टंग की मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं हो पाती तो तोतले होते हैं, और जिनका फ्रेन्यूलम थिक हो जाता है वो परमानेंट तोतले होते हैं। ठीक है, मैं जैसे परमानेंट तोतली नहीं रही, मैंने आपको बताया था ना। तो ये फ्रेन्यूलम है। तो अपन ने अभी तक माउथ के अंदर 3 चीजें पढ़ी है, वन इज पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट, सॉरी एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। फिर हमने पढ़ा वेजिटिब्यूल, वेजिटिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड द चिक्स एज वेल एज द गम्स एंड द लिप्स। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम में that is a membranous structure which attaches the upper lip with the gums and the tongue with the lower palate. Okay, next thing हम लोगों ने जो पढ़ा है बेटा वो यूव्यूलर। यूव्यूलर जो प्रेजेंट होता है at the back of the upper palate, hanging structure होता है muscular, during the swallowing of the food ये nasal cavity को close कर देता है and does not allow the food to go in the नेजल कैविटी, कि खाना नेजल कैविटी में नहीं जाए। कभी कभी आपने देखा होगा अगर हम हंस रहे होते हैं,
है ना, या बात कर रहे होते हैं और खाना खाते हैं या कुछ पानी पी रहे हैं और एकदम से हंसी आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा पानी नेजल कैविटी में चला जाता है और नोज से निकलता है, खाना भी कई बार चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है ड्यूरिंग हैविंग योर लंच और हैविंग योर फूड वी शुड नॉट टॉक और वी शुड नॉट जोक विद ईच अदर, क्योंकि कहीं बात करते हुए या हंसते हुए अगर ये सेपरेट हो गया तो खाना ऊपर चला जाए। यहां तक की चीज क्लियर है बेटा? हाँ बच्चा, बकल कैविटी में आते हैं कि जो अलग पार्ट्स प्रेजेंट है, तो उसमें सबसे फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज टीथ, है ना। टीथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल द कॉर्डेट्स, सभी कॉर्डेट्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम टीथ का केवल ह्यूमन बीइंग के टीथ की बात नहीं करेंगे, डिफरेंट टीथ की बात करेंगे, टीथ की बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज आता है कि टीथ जो होते हैं दे आर ऑफ वेरियस टाइप, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, तो वो उनकी कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो हमारे टीथ होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट का क्या मीनिंग? थीकोडोंट का मीनिंग है दैट इज टूथ is embedded in jaw socket, यानी हमारी जो जॉज है उसके अंदर सॉकेट होती है और उस सॉकेट में हमारे टूथ एम्बेडेड होते हैं। दूसरे स्पीशीज के भी करेंगे, लेकिन पहले हम केवल ह्यूमन टीथ के बारे में कर लेते हैं। तो उसे कहा जाता है थीकोडोंट। थीकोडोंट के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सपोज ये हमारा जॉ है, तो जॉ के अंदर इस तरह से कैविटी प्रेजेंट होती है, ये जॉ है। अब मैं जॉ के लिए क्या कहूंगी, हमारा जो अपर जॉ है ना बेटा, उसको कहा जाता है मैक्सिला। अपर जो है वो मैक्सिला, लोअर जो है वो मैंडिबल। और एक और चीज याद रखना, पूरे फेस में केवल लोअर जॉ है जो मूवेबल है, बाकी हमारा पूरा फेस यानी स्कल का एक भी बोन, स्कल की कोई भी बोन, 22 बोन से मिलके स्कल बनता है हमारा, लेकिन 22 बोन्स में से केवल एक ये बोन है मैंडिबल्स जो मूवेबल है, बाकी सभी बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय इमूवेबल जॉइंट, है ना। इमूवेबल जॉइंट जहां पे भी आता है तो वो फाइब्रस जो जॉइंट आ जाता है। तो ये इट कैन बी द मैंडिबल और इट कैन बी मैक्सिला, यानी कि चाहे तो आपका लोअर जॉ की मान के चलो, चाहे आप अपर जॉ की लेके चलो, कुछ भी लेके चल सकते हो। तो ये हो गए आपके जॉ, ठीक है। इस जॉ में ये होता है सॉकेट, और इस सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से tooth embedded. So the tooth is embedded in the socket. That's why they are called as thecodont. The human tooth are thecodont. पहला। दूसरा point, we are having